रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी के बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा, हालांकि ये भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, तो फिजिको केमिकल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हीट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को अगर हम हिंदी में लिखें तो ये हो गया एक तरीके से ताप संवेदी या संवेदनशीलता। तो एंजाइम्स के लिए हम पूछ रहे हैं, तो एंजाइम्स के लिए सबसे बड़ी चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है कि एंजाइम्स जीवित या मृत नहीं होते, लेकिन ये सदैव जीवित कोशिकाओं में ही सिंथेसाइज्ड होते हैं और रिएक्शन भी वहीं करते हैं। मृत कोशिकाओं में एंजाइम्स नहीं पाए जाते। अगर वहां पे अपन बात करें जैसे कि सीड की, तो हम सीड को जीवित और मृत नहीं कह सकते, वहां पे एम्ब्रियो एक सस्पेंड मोशन में है। क्लियर है? तो ऐसे में वहां हम इसको एक तरीके से क्रिस्टल फॉर्म के रूप में या एक तरीके से उदासीन फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि एक सस्पेंड फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें उनको जरूरत पड़ने पर या परिस्थिति अनुकूल होने पर वापस सक्रियता को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? वहीं हम प्रोटीन जो है उनको कई बार क्रिस्टल फॉर्म में भी ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका मतलब उसकी सक्रियता पे प्रभाव नहीं पड़ता। जो ही उसका उपयुक्त माध्यम उसको मिलेगा, उसकी पीएच, उसके ऊपर वो पुनः क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। तो हीट सेंसिटिविटी, तो हाँ, दे आर पॉजिटिवली रेस्पॉन्स टू हीट। कैसे? सामान्यतः अगर अपन बात करें तो एंजाइम जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे वाला जो तापमान होता है उसके ऊपर, प्लस अगर अपन बात करें तो 60 डिग्री या उससे ऊपर वाला जो तापमान है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, हीट शॉकिंग हो जाते हैं। ठीक है? इनकी एक्टिविटी निष्क्रिय हो जाती है। हम एंजाइम्स के लिए जीवित या मृत शब्द यूज में नहीं लेंगे, हम इसके लिए यूज में ले सकते हैं सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और इनएक्टिव। तो ऐसे में एंजाइम जो हैं वो 0 डिग्री से नीचे और 60 डिग्री से ऊपर की हम बात करें तो ये एक तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। वहीं अगर अपन एंजाइम्स को लगभग 27 से 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सक्रियता दर्शाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के एंजाइम 27 डिग्री या 30 डिग्री पे काम करते हैं, मैनी मोर काम करते हैं। ठीक है? बहुत एंजाइम होते हैं जो 0 से 3 डिग्री पर भी एक्टिव होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि लगभग 38-40 डिग्री पे भी सक्रिय होते हैं। वहीं हम बैक्टीरिया में अगर हम कौन सा वो गर्म पानी में जो बैक्टीरिया मिल रहा है थर्मस एक्वेटियस, जिससे हमने पहली बार आइसोलेट किया टेक पॉलीमरेज, ठीक है, वहाँ अगर अपन बात करें तो वो लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सक्रिय हो रहा है। तो कुछ कुछ विशेषता कुछ एंजाइम्स में है जो सक्रिय होते हैं, लेकिन हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि ताप का प्रभाव पड़ता है और 0 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपर। अब 60 डिग्री से ऊपर फर्क क्या पड़ गया कि ये एंजाइम्स निष्क्रिय हो गए। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एंजाइम्स में बॉन्ड कौन से हैं, एंजाइम्स की जो संरचना है उसमें बॉन्ड कौन से आ रहे हैं? इसमें बॉन्ड आ रहा है पेप्टाइड, ठीक है, इसमें बॉन्ड आ रहा है हाइड्रोजन, कुछ एंजाइम्स में आ रहा है डाइसल्फाइड, क्लियर है, और कुछ में आ रहा है इलेक्ट्रो या आयनिक बॉन्ड। कुछ में आ रहा है आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? तो इन सारी समस्याओं में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड दुर्बल है, आसानी से जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए ये यूनिटी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। वहीं पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ये भी एक केमिकल बॉन्ड है, एक तरीके से आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि ये दो किसमें बना हुआ है, एसिड और बेस के बीच में। तो ऐसे में अगर पीएच का मान बढ़ता है या कम होता है तो इसकी प्रकृति के अनुसार उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एसिडिक अगर बात कर रहे हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड या पेप्टाइड बॉन्ड है तो अधिक बेस में 10 से ऊपर जाने पर ये ब्रेक होएगा। वहीं अगर अपन बेसिक की बात कर रहे हैं तो वो 3 से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? वहीं अगर अपन उदासीन की बात करते हैं तो उनके ऊपर पीएच का मान जो है एसिडिक और बेसिक, हाई एसिडिक और हाई बेसिक में प्रभावित होता है। तो ये सारे के सारे बॉन्ड है। तो एक्चुअली में टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ रहा है, जब टेम्परेचर 60 या 65 डिग्री से ऊपर राइज होता है
ठीक है, या इधर की तरफ 0 डिग्री से माइनस की ओर राइज होता है, तो ऐसे में इन दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बॉन्ड्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं, और इन बॉन्ड के इफेक्टिव होने की वजह से इनकी संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन, और इसी को बोलते हैं एंजाइम की विकृति। डिसएसोसिएशन बोल सकते हैं या रेस्टोरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये विकृति एक्चुअली में एंजाइम में हो क्या रहा है, एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम के अंदर दो प्रकार के साइट्स है, एक को हम बोलते हैं बाइंडिंग साइट जो कि बाइंड करने का कार्य करती है, और उसी में एक है कैटालाइज साइट। इसको सामान्य भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब सब्जी काट रहे हैं या किसी फ्रूट को काट रहे हैं तो जो चाकू है वो काटने का काम कर रहा है, हमारे हाथ जो हैं वो बाइंडिंग साइट का काम कर रहे हैं। अगर हम हाथ से उसको पकड़ सही पाएंगे तो उसको काट भी उसी जगह से पाएंगे जहां से काटना है। क्लियर है। ऐसे में अगर बाइंडिंग साइट ही डिस्टर्ब हो गई, बाइंडिंग साइट डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसे में कैटलिस्ट साइट जो है उस जगह को नहीं ढूंढ पाएगी या एप्रोप्रिएट जगह को नहीं ढूंढ पाएगी जिस जगह से वहां पे बॉन्ड तोड़ने थे या जहां से उसको कैटलिस्ट करना था, जोड़ना था या तोड़ना था। तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें विकृति डेवलप होती है। या तो पहली बात, विकृति की वजह से वो कट ही नहीं पाएगा। बिना हाथ से पकड़े आप किसी सब्जी को काट के देखिए, जैसे टमाटर या आलू को भी हम काटते हैं तो वो लुढ़केगा, एक शार्प एजेस में या पर्टिकुलर जगह से एक सेफ साइज की जो हमारी सब्जी है वो नहीं कट पाएगी। तो वही चीज एंजाइम के साथ हो रही है। जब हम होल्ड ही नहीं कर पा रहे तो काटेंगे कहां से। तो जब तक होल्ड नहीं कर पाएंगे कैटलिस्ट साइट अपनी काम नहीं करेगी और प्रोडक्टिविटी 0, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसी चीज को हम बोलते हैं एंजाइम की निष्क्रियता। अब ये निष्क्रियता दो तरीके की होती है। एक निष्क्रियता होती है रिवर्सिबल, जो कि ज्यादा समय तक नहीं होती, परिवर्तनशील होती है, वापस अपनी जगह पे आ जाती है। एक होती है अपरिवर्तनशील, जिसमें एंजाइम की साइट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुनः अपनी जगह को नहीं ले पाती और एंजाइम नष्ट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। तो एक्चुअली में टेम्परेचर जो है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय या डीनेचुरेशन प्रोसेस को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स की साइट्स निष्क्रिय या विकृत हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम यूज में ले सकते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्टिवेशन पहले भी बता चुका हूं कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन मोड पे काम करते हैं, या एक्टिवेशन जो है उसके बेस पे ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी रिएक्शन की या प्रोग्राम की, उसको क्या कर देते हैं, ये संदमित कर देते हैं या रोक देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन दर बढ़ जाती है। तो एक्टिवेशन का यहां पे दो चीजें हैं। एक्टिवेशन प्रोसेस जो सक्रियण है, एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो हाँ, ये सक्रियण होते हैं या इन पे सक्रियण का प्रभाव पड़ता है। किसी रिएक्शन में उपस्थित एंजाइम में कुछ फैक्टर्स की उपस्थिति क्या कर देती है, उत्प्रेरण बढ़ाती है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर्स। These are known as एक्टिवेटर्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल संपल ले ले, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, ठीक है, एग्जाम्पल ले ले जैसे कि कॉपर आयंस, NH4 आयंस, Fe आयन, ठीक है। ये हमारे कुछ सक्रियक कारकों का कार्य करते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में केवल इतना से याद रखेंगे कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में एंजाइम से जुड़ने पर उसकी एबिलिटी को और बढ़ा दे, इसको हम सक्रिय कहते हैं।
जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, अपन नमक को या चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो सामान्यतः वो घुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोलाइडी विलयन टाइप बनेगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा हीट एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो जो सांद्रण क्षमता, जो स्पीड है घुलने की, विलयन बनने की, वो तेज हो जाएगी। तो वो भी तो एक तरीके से कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है, तो एक्टिवेटर हो गया। उसी तरीके से एंजाइम एक्टिविटी में कुछ कारक जो है वो एक्टिवेटर का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कुछ इनएक्टिवेटर का कार्य करते हैं, कुछ इनएक्टिवेटर का कार्य करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। अभिक्रिया को कम भी कर देते हैं, कभी कभी अभिक्रिया को खत्म कर देते हैं, या कभी कभी खुद एंजाइम को ही क्या कर देते हैं, नष्ट या इनएक्टिव बना देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो यहां पे एग्जांपल है, जैसे कि कॉपर, आयरन, ये रहा कॉपर, आयरन, ये क्या है, एक्टिवेटर। ये कुछ एंजाइम्स, जैसे कि अगर अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन में भी है, फेरिडॉक्सिन में भी है, ठीक है, ये एक्टिवेटर्स का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर अपन इनसे जोड़ दे, जैसे कि आर्सेनिक, सिल्वर जोड़ दीजिए, ये सिल्वर इनके समान बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद इसकी बाइंडिंग साइट को क्या कर देता है, या तो डिस्टर्ब कर देगा या बाइंडिंग साइट को भर देगा। तो बाइंडिंग साइट के भरने से अब एक्टिवेटर भी नहीं जुड़ सकता, और अब बाइंडिंग साइट से सबस्ट्रेट भी नहीं जुड़ सकता, और अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया, कम या खत्म। क्लियर है? तो ऐसे में इनको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटर। तो काफी है। इनएक्टिवेटर्स की भी अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे कि सबसे खतरनाक तो हमने ये बता ही दिया। दूसरा हमारे पास में है मरकरी, कुछ मात्रा में कोबाल्ट, कुछ मात्रा में जैसे सोडियम भी कार्य करता है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे साइनाइड, कुछ डाइज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनहिबिटर्स का या इनएक्टिवेटर्स के रूप में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेशन हो गया। अब यहां पे हम यूज में ले सकते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इसको बोलते हैं हम विशिष्टता। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात विशिष्ट एंजाइम ही अपने सबस्ट्रेट को पहचान कर उससे बाइंड होकर अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करता है। किसी भी रिएक्शन में कोई भी एंजाइम प्रवेश नहीं कर सकता। हर एंजाइम की क्रिया भी अलग है, उसके सबस्ट्रेट भी अलग है, ठीक है, जिनको हमने IUV के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्गों में बांटा है। ये एक बार देख लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूं। यहां से मिटा देते हैं। सबसे पहला प्रोटीनियस नेचर, दूसरा हाई मॉलिक्यूलर वेट, तीसरा कोलाइडी नेचर, चौथा एम्फीटेरिक नेचर, उभयधर्मिता, कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरक गुण, ठीक है। देन हमने यहाँ पे बढ़ाया एक तरीके से रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स उत्क्रमणीयता। फिर हमने यहाँ पे ऐड किया कौन सा, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कौन सा, एक्टिवेशन, ठीक है। तो टोटल हमारे पॉइंट हुए कितने, 7 या 8, भूल गए, 8 मान लेते हैं। 9th पॉइंट पे आते हैं। 9th पॉइंट की हम बात करें तो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ऑफ नेचर, वो नेचर कर सकते हैं, या स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है। विशिष्टता की अगर अपन बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि हाँ, एंजाइम में विशिष्टता का गुण होता है, ये अपने विशिष्ट
बॉन्ड, क्योंकि मैंने अभी बताया दो बॉन्ड होते हैं, एक बाइंडिंग साइट हो गई और एक कैटलाइज साइट हो गई। तो जब बाइंडिंग साइट होगी तभी तो वो उसमें घुसेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दो मार्कर्स है मेरे हाथ में, एक रेड है और एक वाइट है, मतलब ब्लैक है लेकिन इसकी कैप वाइट है, ये रेड है, दोनों अलग अलग कंपनीज के हैं। तो ऐसे में अगर मैं बाइंडिंग साइट की बात करूं तो ये अपनी बाइंडिंग साइट में लॉक आ रहा है, बिल्कुल आवाज आ रही है, ये अपनी बाइंडिंग साइट में लॉक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर मैं इस साइड से इसको ऐड करूं तो ये इसमें अंदर ही नहीं जा रहा, जबरदस्ती डालूंगा तो ब्रेक हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बाकी ये इसके साथ कभी बॉन्डिंग होगा ही नहीं। उसी तरीके से मैं इसकी बात करूं तो ये भी इसके अंदर बॉन्ड नहीं हो रहा, और जब बाइंड ही नहीं हो रहा है तो कैटलिस्ट तो होने का सवाल ही नहीं होता, क्लियर है। तो ये विशिष्टता होनी चाहिए, तभी किसी रिएक्शन की एक्यूरेसी आती है, वरना सबसे बड़ी चीज उपापचय क्रियाएं, उससे बड़ी चीज न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इस न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में मेन चीज आ रही है डीएनए टू डीएनए का बनना, डीएनए टू आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन से ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो अगर यहाँ पे एंजाइम में विशिष्टता नहीं होगी तो बनने वाला प्रोडक्टिविटी में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स के काटने के जो स्थल हैं या जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए हम इसको बांट देते हैं कुछ टाइप्स में। पहला पॉइंट जो हम यहां पे ले लेते हैं वो कह देते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की अगर अपन बात करें तो एब्सोल्यूट का मतलब हिंदी में होता है निरपेक्ष, या निरपेक्ष की अगर अपन बात करें मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सटीक। अगर अपना सबस्ट्रेट नहीं मिला तो एंजाइम ना तो बॉन्ड बनाएगा ना ही रिएक्शन करेगा, अपने ही सबस्ट्रेट से करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये एंजाइम कभी ना तो दूसरे सबस्ट्रेट से कार्य करेगा ना ही इसका सबस्ट्रेट किसी दूसरे एंजाइम से रिएक्शन करेगा, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक विशिष्ट अभिकारक, अभिकारक का मतलब हो गया विशिष्ट, अभिकारक का मतलब सबस्ट्रेट, पर विशिष्ट एंजाइम ही कार्य करेगा, बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, दैट इज सबस्ट्रेट एंड वो हो गया एंजाइम। कुछ एग्जांपल्स इसके अगर अपन लें, जैसे कि यूरिएज, माल्टेज, सुक्रेज, आर्जिनेज, आर्जिनिन, ग्लूटिनेज, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सारे के सारे विशिष्ट ही है। तो अगर अपन इनकी बात करें तो ये रिएक्शंस किस पे कर रहे हैं, यूरिया, ये किस पे कर रहे हैं, माल्टोज, सुक्रोज, आर्जिनेज किस पे कर रहा है, आरजी। एक्चुअली में आर्जिनेज जो है आर्जिनिन पे रिएक्शन नहीं कर रहा, ये आज किस पे कर रहा है, हाँ आर्जिनिन। और ग्लूटेनेज की अगर अपन बात करें तो ये कर रहा है ग्लूटोनिक एसिड। These are absolute enzymes.
नेक्स्ट, पॉइंट सेकेंड, एब्सोल्यूट के बाद यहां पे बोल सकते हैं इन्हीं की कुछ विशेषता होती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट्स के बॉन्ड के लिए स्पेशल होते हैं, अपने स्पेशल बॉन्ड से ही जुड़ सकते हैं या उसी बॉन्ड से उसको काट सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हालांकि ये आर्टिफिशियली जनरेटेड हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो अपनी विशिष्ट पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर ही वहां पर रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? ये बेस्ट एग्जांपल है। बाकी एग्जांपल अपन यहां दे सकते हैं राइबो न्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज, राइबो का मतलब हो गया राइबो शुगर, न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लिक एसिड और एज का मतलब अपघटनकारी, अर्थात ये आरएनए पर पिरिमिडिन ग्रुप पर 3' सिरे के OH को अपघटित करने का कार्य करते या अपघटित करते को अपघटित करते, मतलब स्पेसिफिसिटी। आरएनए पे भी 3' नॉट 5', 3' सिरे के ऊपर जो मुक्त OH ग्रुप है वहीं के ही कौन से अपघटित, अपघटित क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड है वहां के ऊपर, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो दैट इज लाइज। न्यूक्लिक एज का मतलब न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन को तोड़ना, और बैकबोन क्या है, फॉस्फेट शुगर बॉन्ड, दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक्चुअली में ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, पिरिमिडिन के 3' सिरे को पहचान रहे हैं और वहीं के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर 3' और के ऊपर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और पिरिमिडिन की हम बात करें तो इसके अंदर पिरिमिडिन कौन से हो गए, यूरेसिल, सिस्टोसिन। क्लियर है? ये हो गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट, ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी की अगर अपन बात करें तो यहां पे ये एंजाइम्स ग्रुप्स पे काम करते हैं, विशेषता एक पे नहीं। जैसे अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, तो अल्कोहलिक सब्सटेंस के ऊपर ये कार्य करेंगे, जैसे कि CH2OH, C2H5OH, यहां पे अगर अपन C3H7OH, तो आप जिस पे भी रिएक्शन करें ये एक एंजाइम जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन करके इसको एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप में चेंज कर देगा। तो यहां पे ग्रुप क्या है, मेन अल्कोहलिक। क्लियर है? उसी तरीके से हेक्सोकाइनेज, उसी तरीके से एल्डोलेज, जो कि किसके ऊपर कर रहा है, हेक्सो शुगर के ऊपर कार्य कर रहा है। तो यहां पे हेक्सो शुगर मेनली कौन कौन सी है, हेक्सो शुगर हमारे पास आ गई ग्लूकोज, क्लियर है, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। बहुत है, लेकिन ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार ही बॉडी के अंदर जो है वो रूपांतरित फॉर्म में बार बार पाई जाती हैं। तो ये हमारी हेक्सोज शुगर्स हो गई, तो इनके ऊपर रिएक्शन, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं है, हेक्सो शुगर के ऊपर काम कर रहा है। तो इस प्रकार की जो विशेषता है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है। ये हो गई बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और ये हो गई पर्टिकुलर किसी एक सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक नाम और दे देते हैं, वो है त्रिविम स्टीरियो।
स्टीरियो की अगर अपन बात करें तो स्टीरियो का मतलब हो गया त्रिविम, और त्रिविम को एक बार मैं एग्जाम्पल से ही समझा सकता हूं वापस। क्योंकि हमारे पास जो हेक्सो शुगर्स हैं उनमें भी वेरिएशंस हैं। जैसे अपन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर जुड़ा हुआ है कार्बो वो एल्डिहाइड ग्रुप OHH। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहां अगर अपन इनका नामकरण करें तो ये हो गया ग्लूकोज, ये भी हो गया ग्लूकोज। ठीक है, ये है ग्लूकोज वो सॉरी फ्रक्टोज, और ये हो गया फ्रक्टोज। क्लियर है? और इन सभी का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर। क्लियर है? अब यहां पे अगर अपन कहें तो इनमें अंतर क्या आ रहा है? केवल दूरस्थ प्रतिस्थापी समूह के दूरस्थ जो टर्मिनल का कार्बन है उसके समीपस्थ, मतलब लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन जो है उसकी समावयवता क्या है? वो कार्बन जो है असमित कार्बन है और उसकी दर्पण घूर्णन समावयवता क्या है? ऑप्टिकल। तो इस ऑप्टिकल की वजह से यहां पे H हमारे राइट एंड में है तो दैट इज डेक्स्ट्रल, तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। उसी तरीके से इस कार्बन पे ये कौन सा है? OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिवियल, दैट इज L, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड की ओर है OH। उसी प्रकार फ्रक्टोज में ये राइट हैंड पे दैट इज D, और ये किस में हो गया? दैट इज L। तो यहां पे जो विशिष्ट स्टीरियो की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ग्रुप, और ग्रुप के अंदर एंजाइम कौन सा हो गए? जैसे कि हेक्सोकाइनेज, वो सभी हेक्सो शुगर पे कार्य कर लेता है। और हेक्सो शुगर हमने 4 लिख दी, ग्लूकोज, ग्लक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, और उनका मूलानुपाती भी सूत्र भी क्या है? सेम। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप के लिए होते हैं, लेकिन उनमें भी एक विशेषता होती है कि वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं कि वो एंजाइम अगर डी ग्लूकोज पे कार्य करेगा तो डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लैक्टोज पे ही कार्य करेगा, एल ग्लूकोज पे वो कार्य नहीं करेगा। एल ग्लूकोज का एंजाइम अलग है और डी ग्लूकोज का एंजाइम अलग है। ठीक है, तो यहां पे ये आ गई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब हमारे पास ये कंप्लीट है। इसी में अगर छोटा सा चेंज करें याददाश्ती के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इसके कार्बन नंबर 2 को हम बदल दें, क्लियर है, तो ये किस में आ जाएगा? मैनोज में। और अगर अपन इसी के कार्बन नंबर 4 को बदल दें, ये OH इधर ला दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लैक्टोज में। तो ये भी तो एक स्टीरियो ही है कि ग्लूकोज पे कार्य करने वाला ग्लैक्टोज और मैनोज के ऊपर कार्य नहीं करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने काफी यहां पे वेरिएशंस देख लिए हैं।
और कुछ हमारे पास में बचता है जैसे कि पीएच, ठीक है, एक इम्बिबिशन संदमक। 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। टेंथ पॉइंट, पीएच। पीएच की अगर अपन बात करें तो एंजाइम जो है वो पीएच के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। पीएच का प्रभाव एंजाइम्स पे पड़ता है। सबसे टेम्परेचर के बाद सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं किससे? पीएच से। तो पीएच के लिए अगर अपन बात करें तो कुछ एंजाइम्स पीएच परास पर, कुछ एंजाइम्स पीएच परास पर अपनी उच्चतम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और कुछ के ऊपर जो है वो पीएच का प्रभाव नेगेटिवली भी क्या होता है? व्याप्त होता है। जैसे यूरिएज पर पीएच का प्रभाव नहीं, एक तरीके से क्या है? उदासीन, जो कह सकते हैं उभयधर्मी नेचर का है, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, एसिडिक और बेसिक पे। वहीं अगर अपन एग्जांपल ले लें किसका? पेप्सिन का, एक एग्जांपल ले लें ट्रिप्सिन का, तो पेप्सिन जो है वो लगभग 1.5 पीएच पर और ट्रिप्सिन जो है वो लगभग 10 या 8 पीएच जो है पर अधिक सक्रिय होता है, उच्चतम 8 कर देते हैं, 8 पीएच पे जो है वो सक्रिय होते हैं। ये वैसे भी पाचक एंजाइम छोटी आंत्र में स्टोमक के नीचे जो कि HCl का पाचन करता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्लीय प्रकृति में पाचन करता है पेप्सिन। तो एक्चुअली में पीएच का प्रभाव क्या पड़ रहा है? ठीक है, तो पीएच का जो प्रभाव पड़ता है एंजाइम्स के ऊपर वो ये है कि पीएच की वजह से एसिडिटी और बेसिक नेचर बढ़ रहा है,
क्लियर है। तो सिंपल वे में अगर अपन पीएच को कहें तो पीएच की फुल फॉर्म है क्या चीज? पीएच की फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है। तो जिसमें अगर अपन कहें तो पीएच की रेंज हमने लॉग जो मेरिटम ले रखा है उस लॉग कैटेगरी में हमने ले रखा है पीएच की कैटेगरी को 1, 0, 1 to 7 और 7 से ले रखा है किस पे? 14 पे, ठीक है। तो यहां अगर अपन पीएच के मान की बात करें तो पीएच का मान जो है वो हमारा सबसे कम है और इसको हम पीएच के मान को सबसे हाई मानते हैं, दैट इज एसिडिक, और ये हो गया बेसिक। तो यहां हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो कंसंट्रेशन सबसे उच्च है। इस जगह पे पीएच जो है वो कैसा है? साम्य अवस्था में है, उदासीन। और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो OH के क्या आ रही है? बराबर। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है और OH जो है वो सबसे कम पे, ठीक है। उल्टा अगर अपन बेसिक की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन सबसे कम है और OH कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, क्लियर है। तो ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो हाइड्रोजन्स जैसे अगर अपन कहें तो यहाँ पे लगभग pH 3 के आसपास आते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में स्थिरता बढ़ रही है, उसके बाद डिस्टर्ब हो रहे हैं। वहीं अगर अपन pH को लगभग 10 के ऊपर लेके जा रहे हैं, 10 के करीब, तो pH में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अस्थिरता आ रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है। और लगभग 11.3 के पास आते आते ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए क्या हो जाता है? एक तरीके से रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ही नहीं तो ब्रेक कहां से होंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है इस प्रॉपर्टी में? पीएच के अप एंड डाउन से जिस प्रॉपर्टी की अमाइनो एसिड चेन है या जिस प्रॉपर्टी का क्या है एंजाइम है, वो एंजाइम क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्टर्ब हो रहा है। और एक्चुअली में डिस्टर्ब क्या हो रहा है? वही जो मैंने पहले समझाया था, बाइंडिंग साइड जो है, एक्टिवेशन साइड जो है, उसकी कैटलिस्ट साइड है, उनके बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। जब बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो वो सबस्ट्रेट से क्या रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो पीएच का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो उसके सबस्ट्रेट एंजाइम की बॉन्डिंग साइट्स को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। और कई बार तो पीएच के लिए प्रकृति में पीएच का मान इतना ज्यादा होता है कि एंजाइम को उदासीन बना देता है या फिर पूरी तरीके से नष्ट, इनएक्टिव बना देता है। इलेवेंथ पॉइंट यहां पे हम यूज में ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम्स इनहिबिशन, संदमक। संदमक की अगर अपन बात करें तो यहां पे हम दो कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। पहली बात तो संदमक वो होते हैं जो एक्टिवेटर्स के विपरीत कार्य करते हैं, जिन्हें हमने इनएक्टिवेटर्स नाम दिया, क्लियर है, जो किसी भी रिएक्शन को रोक देते हैं। अब रोक कैसे देगा? हम दो काम कर सकते हैं, या तो बाइंडिंग साइट को नष्ट कर दें या फिर कैटलिस्ट साइट को नष्ट कर दें, ठीक है। चाकू हटा दें तो सब्जी नहीं कटेगी, या हाथ से पकड़ना बंद कर दे तो सब्जी नहीं कटेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी, यही इनहिबिशन है, ठीक है। तो इनहिबिशन का मतलब तो यह है कि किसी भी एमआरएनए जिसका प्रोसेस होना है उसको ही क्या कर दिया? रोक दिया। मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर या तो बाइंडिंग नहीं हुई या सबस्ट्रेट को क्या कर दिया? लॉक कर दिया। तो ये कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि अलग तरीके के प्रोस्टेटिक ग्रुप्स होते हैं जो एंजाइम्स में जुड़ने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था प्रोस्टेटिक ग्रुप्स में, जैसे कि साइनाइड्स, H2S सब्सटेंस, मरकरी सब्सटेंस, आर्सेनिक सब्सटेंस, सोडियम हो गया, अमोनिया हो गया, नहीं अमोनिया नहीं सॉरी, सोडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या कर जाते हैं? रुक जाते हैं, एक्टिवेटर्स की जगह को ले लेते हैं और एक्टिवेटर्स की जगह पर क्या हो जाते हैं? खुद सेट हो जाते हैं, ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाती है? एक्टिवेट नहीं हो पाती। दीज आर संदमक। अब संदमक हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में लेंगे। एक होता है जैसे हमने उत्क्रमणीयता देखी, उसी तरीके से रिवर्सिबल, और एक हम यहाँ पे लेंगे इररिवर्सिबल।
ठीक है। रिवर्सिबल की अगर अपन बात करें तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं और वो नाम हमारे यहां पे हो जाएगा कंपिटेटिव। और ये हो गया एम कंपिटेटिव। रिवर्सिबल का मतलब हो गया उत्क्रमणीय, ठीक है, और ये हो गया अनुत्क्रमणीय। कॉम्पिटिटिव की अगर अपन बात करें तो प्रतियोगितात्मक, और ये हो गया अप्रतियोगिता। क्लियर है? मतलब समझना, रिवर्सिबल का तो मतलब हो गया कि ये गया एंजाइम से जुड़ा, एंजाइम को इसने कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया, लेकिन वापस जो ही अगर इससे हम इनहिबिटर को हटा लेते हैं तो एंजाइम सक्रिय हो जाता है और सबस्ट्रेट से जुड़ने की एबिलिटी रखता है, मतलब वापस लौटने की क्षमता है, दैट इज रिवर्सिबल। और कॉम्पिटिटिव, इसको प्रतियोगितात्मक इसलिए हमने कहा कि एक्चुअली में इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के मध्य क्या होता है? कंपटीशन। क्लियर है? जिसकी सांद्रता अधिक होती है या जिसकी ग्राहिता ज्यादा होती है वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट से जुड़ जाता है और एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लैकोपेरोनम पढ़ रहे हैं, ट्रिपोपेरोनम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन में, वहां क्या हो रहा है कि जब इनहिबिटर प्रोटीन बना जिसको हमने नाम दिया रिप्रेशर प्रोटीन आई जीन द्वारा, तो वहां पे जब लैक्टोज की सांद्रता नहीं थी तो वहां पे कौन जुड़ गया? वो जाके जुड़ गया बाइंडिंग साइट से और उसने पॉलीमरेज को जुड़ने नहीं दिया, जिसके कारण वहां पे क्या हुआ, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस थी वो कैसे हो गई? सस्पेंड हो गई। क्लियर है? और जो ही वहां पे लैक्टोज आया, उस लैक्टोज ने कंपटीशन किया और उसकी हाई कंसंट्रेशन जो थी वो एबल थी और उसने उस बाइंडिंग साइट को हटाया और इनहिबिटर के साथ खुद जुड़ गया, रिप्रेशर के साथ खुद जुड़ गया और वहां पे रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाया और बनाने के बाद में उस प्रोसेस को लैकोपेरोन को, मतलब लैक्टोसाइड के संश्लेषण को उसने क्या कर दिया? वापस ऑन कर दिया। तो ये कंपटीशन हुआ। उसी तरीके से कंपटीशन का एग्जांपल हम यहाँ पे दें तो हम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज जो है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज जो है वो किससे जुड़ेगा? सक्सेनिक एसिड से। लेकिन यहां पे सक्सेनिक एसिड से जुड़ने की जगह के साथ माल्टेज नहीं, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ सक्सेनिक को क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस। और सक्सेनिक की जगह पे यहां पे किसकी उपस्थिति आ रही है? मेलानेट। यहां पे किसकी उपस्थिति आ रही है? मेलानेट की। तो यहां पे मेलानेट तो क्या है? इनहिबिटर। ये क्या है? एंजाइम। ठीक है? और सक्सेनिक एसिड जो है वो क्या है? सबस्ट्रेट। आगे बात समझ में? तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है एंजाइम से जुड़ने का। जिसकी सांद्रता ज्यादा है वो जुड़ जाएगा। तो ऐसे में अगर मेलानेट की सांद्रता ज्यादा है तो वो डिहाइड्रोजनेज से जुड़ जाता है और जब ये इससे जुड़ जाएगा तो इसकी बाइंडिंग साइट कंप्लीट हो गई। अब ये सक्सेनिक एसिड से जुड़ नहीं सकता और रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है? वहीं अगर हम सक्सेनिक एसिड या सक्सिनेट की कंसंट्रेशन को रिच कर देते हैं तो वो एबल है मेलानेट को सस्पेंड करने में या प्रतिस्थापित करने में, और जब ये उससे जुड़ जाएगा तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो इस पर रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है उसको हम प्रतियोगितात्मक या उत्क्रमणीय प्रकार से कह देते हैं। दूसरा इसी के अंदर आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि यहां पे कंपटीशन नहीं होता, यहां पे कंपटीशन होता ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल यहां पे दे इस तरीके से, तो यहां क्या हो गया?
कौन कौन आ गया? जैसे कि आयरन, जैसे कि कॉपर जो है एक्टिवेटर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कॉपर या आयरन के स्थान पर कौन जुड़ गया यहां पे? साइनाइड। क्लियर है? तो साइनाइड ने बॉन्ड बना दिया। अब साइनाइड घातक है, विषैला है, क्या बोलते हैं, टॉक्सिक है। अब साइनाइड को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब तक कोई साइनाइड से ऊपर प्रतिस्थापित करने वाला यौगिक नहीं होगा, वो कभी भी एंजाइम को त्यागेगा नहीं। इस वजह से एंजाइम क्या हो जाएगा? एक तरीके से नष्ट। क्लियर है? और ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एक्टिवेटर्स भी काम नहीं कर रहे। तो ऐसे में ये कभी भी रिवर्सिबल है ही नहीं, ये वापस एंजाइम कभी भी उपयुक्त अवस्था में लौटेगा ही नहीं। और इस प्रकार से हम इसको अप्रतियोगितात्मक कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रतियोगिता ही समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो जटिल हो गया है और अब वहाँ पे उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से काफ़ी है, जैसे कि ये रहा आर्सेनिक, ये भी जगह घेर लेता है। सिल्वर, लेड, एक नाम नहीं दिया हमने, लेड, पीबी, ठीक है, ये जो है संदमक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। इसके अंदर हमने कंप्लीट जो है प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। अब यही प्रॉपर्टीज हम एक तरीके से यूज में ले लेंगे, किसके लिए भी? एंजाइम रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट एंजाइम मैकेनिज्म है, उसकी रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स में भी हम इन्हीं सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।